अगर आपकी जेब गरम है तो आपकी बात में बता। उस वक्त तो तुमने मेरी बैंड बजाई हुई थी। लड़कियों के लिए वो शादी का मसला है, लड़कों के लिए 10 मसले और हैं। क्लियर कर दूं कि ट्रैवल एजेंट वाली बात मैंने ऐसे ही बोली थी। हाँ, अब तो तुम्हें जो करना है कर लो। बैठक है मेरा कंपैरेटर ये ऊंची है। फादर वही कहते हैं कि मेरा बेटा उसी में आए जो मैंने किए। पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ ये चीज़। मेरी अम्मी ये कहती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के सामने बोलते नहीं थे, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे ये सवाल करें। रोने लग जाएंगे, वो बोलेंगे तुम लोग नाफरमान। सम टाइम ना हमने बताना होता है कि अम्मा आप हर जगह ठीक नहीं हो सकते। जैसे ही आपने फियर को एज योर वेपन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपको सब उठा के साइड में फेंक देंगे। मेरे पापा देखेंगे भी तो खैर है। सबसे पहले उसको समझना चाहिए बिजनेस बहुत मुश्किल है। 9 to 5 इज ईजी, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एजुकेट कर दूँ। अभी भी गालियाँ पड़ेंगी, आप देख लेना। ये रील काट के लगाओ, नीचे देखना गालियाँ पड़ेंगी। मतलब वो जो मास्टर माइंड होता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़हीन बंदा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा चोर है। मैं ओपन पब्लिकली इन्विटेशन देता हूँ उसको कि इफ़ एनीवन थिंक्स कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग इज राइट इन दिस एरा, मैं उसको इनवाइट करूँगा अपने ऑफिस में आके, और मुझे लॉजिकली साबित करे कि 7 P's प्रिंसिपल्स हैं ये मार्केटिंग के आज भी, और ये आज भी वैलिडेट करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बैठक की एपिसोड 3 हमारे साथ आज फिर नए चेहरे। हमारे साथ आज हैं हसनात और अफीफ़ा, दोनों 7 फिगर्स में काम करते हैं। दोनों के अपने अपने कुछ ख़यालात हैं, कुछ सवालात हैं, तो हमने कहा आज आप हमारे गेस्ट बने। अगली दफ़ा हम किसी और को गेस्ट लेंगे जिन लोगों ने फॉर्म फिल आउट किए हैं, उन लोगों में से कुछ 2 लोग सिलेक्ट होंगे, क्योंकि मुहर्रम भी था, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग मुश्किल थी, तो हमने इन दोनों को कहा कि आप बैठक के अंदर आएँ। तो सेम बैठक के रूल्स मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। बैठक के अंदर कोई रूल्स नहीं है। बैठक का रूल नंबर 1, देयर इज़ नो रूल्स। तो आप लोगों के जो भी सवालात होंगे, जो भी ख्यालात होंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और क्या नाम है, उसके अंदर हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। सवाल के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो वो तमाम चीज़ें होंगी। और जो लोग बैठक का हिस्सा बनना चाहते हैं और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, वो क्या नाम है फॉर्म फिल करें, अगली दफ़ा वो बैठक का पार्ट बने। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं पहले सवाल से मैं ख़ुद शुरू करता हूँ। एक चीज़ बहुत कॉमन है, लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप बहुत अरसे से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और एज अ CEO ऑफ द कंपनी भी काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के साथ आपको देखना पड़ता है कि भाई कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं लोगों के। हाउ डू यू थिंक एक बंदे को इतनी बड़ी पोजीशन लेवल के ऊपर जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, कैसे, कहाँ से सीखें, क्या करें? बिल्ट इन होती है, हर किसी के साथ होती है, नहीं होती? क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा सवाल है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरे ख्याल है वो लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। ओके, ठीक है। मेरे जैसे लोग। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेस है ना, वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ तब आता है जब या तो आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, ओके, कुछ मतलब आप अपने अंदर रखोगे बहुत सारी बातें, या आपको किसी चीज़ का डर होगा। वो हो सकता है किसी का ओपिनियन हो, किसी का डिसीजन हो, ये वजह हो कि यार ये मैं इसको बात कर दूंगा तो ये मुझे पता नहीं नेगेटिव ना ले ले मेरी बात। तो इस वजह से लोग कम्युनिकेट नहीं करते। जब लोग कम्युनिकेट नहीं करते तो जाहिर सी बात है वो इंसान अपने अंदर सारी बातें जो है वो दबा के बैठ जाता है, और वंस वो दबा के बैठ जाता है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो वो स्ट्रेस उसका जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है इस परेशानी में कि यार ये मुझे बात करनी भी है लेकिन मैं कर भी नहीं पा रहा। फिर बिज़नेस का वर्कलोड उसके ऊपर ऑन टॉप होता है, फिर फैमिली का प्रेशर ऑन टॉप होता है, फिर आपके एम्प्लॉयज़ का प्रेशर ऑन टॉप होता है, अगर आपका कोई बॉस है तो उसका प्रेशर ऑन टॉप होगा, आपका कोई क्लाइंट है तो उसका एडिशनल आ जाएगा, फाइनेंस के मसले उसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये पाइलअप होती रहेगी। तो बजाय इसके पाइलअप करने के, एक तो सबसे पहले मुझे लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वहीं आपकी 80% वहीं पर हो जाती है जब आप दूसरों के ओपिनियन के बगैर आपको नज़रअंदाज करके कि भाई मुझे जो भी बात कर रहे हैं ना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बट क्या ओपिनियन है। स्ट्रेस के अंदर मेरे एज़ पर मी 2 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। मतलब एक है सोसाइटियल प्रेशर, जो सोसाइटी का प्रेशर है। बहुत सारे इंडिविजुअल की केसेस के अंदर भी मैं अंदर कमरे में अपने साथ फीमेल कोलीग से बात कर रहा था। एक चीज़ है सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड है,
उसकी वजह से भी स्ट्रेस्ड आउट है कि यार ये तो सोसाइटी का नॉर्म ही नहीं है, मैं बहुत डिफरेंट हूँ इससे। एक है कल्चरल डिफरेंसेस कि मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरा और उसका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। तो जो आगे आपका सीनियर है या आपके साथ वाले हैं वो आपके इन्वायरमेंट को, कल्चर को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट डायनामिक्स से आए होंगे, किसी और ही कोई और सिचुएशन होगी। तो वो जो नॉर्म है, वही ना, वो जो वही प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रेशर जो है ना, वो किस लिए, वो इसलिए है कि मैं कोई काम करूँगा तो मुझे सोसाइटी से वो नहीं मिलेगी, अप्रूवल नहीं मिलेगी, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। हाँ, तो अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं वो एथिकली, मॉरली और आपके जो अपने स्कूल बनाए हुए हैं, अगर आपको लगता है वो ठीक काम है तो फिर आपको तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर। ओके। प्रॉब्लम यही है कि आप दूसरों के ओपिनियंस के ऊपर उसकी वजह से बहुत सारे ना काम कर पा रहे होते हैं, ना बात कह पा रहे होते हैं, ना आपको वो होता है, तो आप अपने अंदर रखते हैं बात। यही स्ट्रेस पे वो पाइलअप होना शुरू हो जाता है। सम टाइम वो गैरी वी और एक और था, उस दोनों की पॉडकास्ट में, नाम बोल रहा हूँ दूसरा बंदे का, गैरी वी जो है वो गेस्ट था उसकी पॉडकास्ट में। तो उस होस्ट ने ये बात की थी कि सम टाइम आप सिर्फ बात करने से ना किसी से, आधे से मसला आपका वहीं पर रिजॉल्व हो जाता है। 80% मसले रिजॉल्व हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन। वो बस, और वो बगैर, अगर आप ये सोच के बात नहीं करोगे यार मैं इससे बात नहीं कर रहा है, अब सोसाइटी भी तो लोग हैं ना, उसमें आपके अम्मा अब्बा भी आ जाएंगे, उसमें आपके एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, आपके अब्बा भी आ जाएंगे, बहन भाई भी आ जाएंगे, बेगम भी आ जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे, तो वो सोसाइटी सब मिल के बना रहा। तो जब आप उनको बिठा के समझाओगे तो बहुत सारी चीज़ें कन्वर्सेशन के अंदर ही क्लियर आउट हो जानी है, ठीक है, बगैर ओपिनियन को सामने रखे, उनकी परवाह की है। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो मेन क्वेश्चन था तुम्हारा वो था कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स मैं समझता हूँ कि अच्छा, कन्फ्लिक्ट के अंदर भी ना बाय डेफिनेशन कन्फ्लिक्ट छोटे बड़े, घर बाहर, दोस्तों यारों, हर जगह होते हैं वो। इट्स गुड टू हैव, वरना तो वो मज़ा ही नहीं होता, क्रिस्पीनेस ही नहीं आती। एक है लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर एग्जांपल एक सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, एक किसी और चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है, या एक न्यू वाइल्ड आइडिया, ठीक है। एज यू गो अप ऑन द लीडरशिप कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते हैं। एक बंदा स्ट्रेस लेता है, अब ये दोनों बंदे जो हैं ये एक दोनों से पहले तो इत्तेफाक करते थे, अब कन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया। प्राइम एग्जांपल आजकल ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क एग्जैक्ट एक मोटो के ऊपर अलाइन हुआ, तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम कर रहे थे, बट एक पॉइंट आया जब कन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया, पब्लिकली एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। नाउ एज अ लीडरशिप क्वालिटी, या तो एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और दूसरा कहेगा नहीं, दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। एंड वी लुक अपॉन, मतलब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि यार हम देखते हैं अच्छा जेफ बेज़ोस ये कर रहा है, फेसबुक ये कर रहा है, जो मार्क है वो ये कर रहा है, तो हर बंदा अच्छा इंसान या बड़ा इंसान ये कर रहा है। बट जब इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आप ऊपर से देखते हो तो, और हम क्योंकि स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ, हमने लास्ट उसमें भी कहा था ना गोरा इन्फ्लुएंस, तो उसके मुताबिक तो वो तो कन्फ्लिक्ट बिल्कुल खुला कर रहे हैं। तो हाउ डू यू लर्न दिस, आप मतलब कैसे, कहाँ से सीखें, क्या करें, क्योंकि और तो कोई वो है ही नहीं। मैं वही समझा रहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको मैं देखता हूँ डिसएग्रीमेंट्स हैं बेसिकली। कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब आप ये समझेंगे कि भाई मैं डिसएग्रीमेंट करने से कोई फड्डा है, ये कोई गलत नेगेटिव चीज़ है। डिसएग्रीमेंट को जब आप, जो सोसाइटी है ना बेसिकली, वो डिसएग्रीमेंट को एज अ नेगेटिव वर्ड देखती है, मैं उसको पॉजिटिव देखता हूँ। ओके, इसलिए देखता हूँ क्योंकि जब तक आप किसी से डिसएग्रीमेंट नहीं करेंगे या आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा, तो हाउ डू यू इम्प्रूव। मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ और सारे मान रहे हैं उसको, तो फिर मैं तो ठीक हो गया, अब मेरे इम्प्रूवमेंट का चांस खत्म हो गया। एक बंदा मुझसे डिसएग्री करेगा और अगर मैं इसको एज अ पॉजिटिव वे लूँगा, या मुझे लोग चाहिए डिसएग्रीमेंट करने वाले, तो वो जब मुझे डिसएग्रीमेंट करेंगे मेरे साथ, तो मेरे लिए लर्निंग है, उसके लिए भी है, ठीक है। तो और इख्तलाफात जो है ना, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये मैं इसको कहता हूँ इंसानियत का हुस्न, ठीक है। इंसान कभी भी एक चीज़ पे इत्तेफाक नहीं कर सकता। अब चाहे वो रिलीजन हो जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो जाए, चाहे वो बिजनेस हो जाए, चाहे वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हो जाए, हर चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। हाँ बिल्कुल। आप और अगर आप, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनली आपने बात की, तो प्रोफेशनली के अंदर भी क्या होगा, मैं ये समझता हूँ अगर मैं ऑफिस आता हूँ और सारे लोग सर झुका के काम कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा भाग जाओ यहाँ से। भेड़ बकरियाँ ही। वो बात ठीक करता है, वो कौन था, शार्क टैंक इंडिया का, वो कहता है भाई जब अंदर आओ ना, जब लोग मछली बाजार बना हुआ हो, लोग फड्डा कर रहे हो, फड्डा इन सेंस के डिसएग्रीमेंट वाला फड्डा, और वो हसल बसल हो तो तब लगेगा काम हो रहा है। तब लगेगा आपको सही जगह पे काम कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ इसी जगह के ऊपर है। तो डिसएग्रीमेंट्स करने के बाद कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा। कॉन्फ्लिक्ट भी ये होता है ना कि एक बंदा दूसरे की बात नहीं मान रहा, तो कोई बात नहीं, वक्त बता देगा कि कौन ठीक था।
ठीक है, ये लो। अच्छा, इसी में मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ें घर से भी सिखाई जाती हैं कि मतलब बड़ों के साथ अगर हम उनको कहते हैं कि ये हम उनकी बात के साथ डिसएग्री करते हैं, तो वो फिर आगे से मतलब कहते हैं कि अब तुम मुझसे आगे जाओगे या इस तरह की। वो तो असल में इस हमें तरह सवाल करने की इजाज़त तो है ही नहीं है किसी से, तो ये बड़ा सवाल नहीं कर सकते। अब बात ये है कि अब अम्मा, देखो ये बड़ी हार्ड बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। अम्मा अब्बा को सम टाइम ना हमने बताना होता है कि अम्मा अब्बा आप हर जगह ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। रिस्पेक्ट उनकी उसी लेवल पे होनी चाहिए अम्मा अब्बा की, क्योंकि वो हकदार हैं उस रिस्पेक्ट के, लेकिन वो हर जगह ठीक नहीं हो सकते। और जब वो हर जगह ठीक नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है फिर डिसएग्रीमेंट करना आप वो करेंगे। डिसएग्रीमेंट्स जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में अगर इंसान कर दे, स्पेशली अपने अम्मा अब्बा से, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, अभी भी हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। तो मेरे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अभी भी हो जाते हैं बात वक्त, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होते थे डिसएग्रीमेंट्स में। मैं रिस्पेक्ट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी मेरे साथ। तो वक्त के साथ में समझ में आया कि उससे ना मैं अपनी बात समझा पा रहा और ना अगला तैयार हो रहा बात समझने के लिए। और जब आप उसको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, एक तरीका ये होता है कि आप उनको समझाने पे मतलब ठोंस रहे हैं उनको कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दूसरी जो मैंने वे आउट निकाला है वो ये है कि भाई मैं अब उसमें चाहे मेरे पेरेंट्स हो या कोई और हो, मैं अपना सामने रखता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ठीक है। या तो आप मुझे अपनी बात समझा दें, नहीं समझ में आ रही तो मैं नहीं मानूंगा। और मेरे हिसाब से जो मैं करने जा रहा हूँ XYZ कोई भी काम, प्रोफेशनल पर्सन डजेंट मैटर, मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई गलती नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। या तो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि वो गलत काम है। अगर मुझे आप नहीं समझा पाएंगे तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक काम है जो मैं करने जा रहा हूँ, और वो मैं ये करने जा रहा हूँ, और मुझे मेरा रूम चाहिए वो करने के लिए। खुदा ने हक दिया मुझे कुछ भी करने का, ठीक है। आप कौन है? तो ये रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए। और जब आप कोई चीज़ नहीं करने जाते ना तो बहुत सारा सोसाइटी प्रेशर आपके पास आ जाता है। मेरे साथ भी हुआ और हर बंदे के साथ होता है। बट मेजॉरिटी करूँगा तो यही होता है, 80% लोगों के साथ यही होता है। वो पेरेंट्स अगर डिसएग्री कर देते हैं, चाहे वो सही बात है गलत बात है, वो रुक जाते हैं। हाँ, तो हाँ, बेहतरीन बात, डोंट कंप्लेन। डोंट कंप्लेन। अगर अम्मा अब्बा की माननी है भाई 100 बिस्मिल्लाह, अब अम्मा अब्बा की नहीं करें डिसएग्रीमेंट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि डोंट कंप्लेन। लेकिन बात ये है कि अगर सही बात, अगर देखें ना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आज मैं कहता हूँ भाई मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं 8 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक तो कुछ बात करके कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई अच्छा उसामा के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसामा के जो उस्ताद हैं उनके अब 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो बात ये है कि मैं उनके एक्सपीरियंस को लेके तो मैं कहूँगा अच्छा यार ये बात ठीक कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो मेरी अकल में ना आ रही हो, लोग कंप्लेन कर रहे हैं। दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो गए, आप बहुत पुरानी दुनिया के अंदर रह रहे हैं। पहले एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको 6 महीने चाहिए होते थे, अब आपको एक ChatGPT की प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस भी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स होंगे ना। समटाइम्स कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, ठीक है। तो कॉमन सेंस आप इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आपको ChatGPT की भी लॉजिक समझ में आ जाएगी, और ये भी समझ में आ जाएगा ChatGPT कहीं ना कहीं गलती कर रहा है या मेरे अब्बा ठीक बोल रहे हैं, इसके अंदर ह्यूमन इमोशन नहीं है। तो आप पहले एक्सपीरियंस अभी भी है, एक्सपीरियंसेस का कोई नेवल बदल नहीं है, बट अब आपके पास एक्सेस है डायनामिक्स के हिसाब से। आप इंफॉर्मेशन दौर के अंदर रह रहे हैं, आप दुनिया के एक क्लिक के ऊपर 10,000 चीज़ें सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, रेलेवेंट है लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, तो पता नहीं लेनी चाहिए मुझे। एक बहस हो रही, ठीक है, और वो बहस ये थी कि भाई वीवो जो है वो चाइना की कंपनी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं हम इंटरनेट के दौर में नहीं रह रहा। तो एक बंदा ट्रैवल किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर और मैंने नहीं किया हुआ, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन एक द मोमेंट मैंने फ़ोन निकाला कि वीवो इज़ अ चाइनीज़ कंपनी और नॉट, मुझे फैक्ट पता लग गया। अब उसका 10 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, वर्ल्ड टूर क्यों ना किया हो, मैं ठीक हूँ। तो कॉमन सेंस है नहीं। तो इसी तरीके से, ये तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल समझा दिया, नहीं बड़े बड़े मसले के अंदर भी इसी तरीके से रिजॉल्व हो। एक बंदा बोलेगा ये तुम क्या ई कॉमर्स कर रहे हो, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, एंड मैं गूगल सर्च करता हूँ और समझ में आता है कितना स्कोप है कि मार्केट का ग्राफ कहाँ जा रहा है, डायनामिक्स। तो फिर वो एक्सपीरियंस नल एंड वर्ड हो जाता है वहाँ पर। वो एक्सपीरियंस बेसिकली नल एंड वर्ड नहीं हो रहा, वो बेसिकली शॉर्ट साइटेड थिंकिंग भी है, वो
इंफॉर्मेशन भी उनके पास वो अपडेटेड नहीं है, और वो एक्सपीरियंस भी उस कैटेगरी के अंदर नहीं है उनका जिसको मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से इख्तलाफ नहीं कर सकता, मैं डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, देन डोंट कंप्लेन। फिर जो कह रहे हैं वो करो, फिर ये ना बोलो कि यार मैं तो इस वजह से ये नहीं किया। आपका डिसीजन था, आपकी ज़िंदगी। आज के टाइम पे ऐसा है कि पेरेंट्स को समझाना अब इतना मुश्किल नहीं है। पहले के टाइम पे मतलब जब मेरे फादर मदर थे तो उनके पेरेंट्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब हम जिस तरह फैक्ट सामने रखते हैं या कि जिस तरह हम अपनी बात को सामने रखते हैं, मैं अगर लूँ तो मेरी अम्मी ये कहती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के सामने बोलते नहीं थे, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे ये सवाल करें, लेकिन मैं अपनी अम्मी से करती हूँ कि ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों करूँ। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं हम उनसे करते हैं, उस टाइम पर उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने पेरेंट्स से करें। असल में हमें पहले बहुत सारे घरों में तो सवाल करना सिखाया ही नहीं जाता था। मतलब हमने 10 दफ़ा ये बात की है, सामान्य मेंशन किया कि भाई हमें तो सवाल करना ही नहीं सिखाया अभी। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि तो अगर उनके बच्चे सवाल लेकिन करें। अब क्योंकि वो लोग सवाल नहीं करते थे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मैं सवाल करती हूँ तो मुझे जवाब ही मिलता है हमने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा। तो ये फिर अब ऐसे सवाल तो जब हमने तो बोलो आप हमने तो ये उनको सवाल समझाना किए चाहिए कि आपने गलत किया। फिर उसके बाद जब वो चीज़ रिसर्च करो, वो चीज़ अम्मी ये नहीं ये बात है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं हम अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कर रहे होते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं, ये ऐसे है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है या ऐसे ही है कि माशाल्लाह मेरा बेटा है वो मुझसे वो क्वेश्चंस कर रहा होता है जो मैंने अपने मदर से नहीं किए, कभी नहीं किए, इवन उस चीज़ को सोचा भी नहीं है। तो और वो जो है चैट जीपीटी यूज़ कर, मैंने उसको सिखाया है कि चैट जीपीटी यूज़ करो, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, आप नेट सर्च करो आपको आंसर्स मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता होती हैं, वो बता रहा होता है मुझे कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे है, माशाल्लाह बहुत छोटा है। तो जिस तरह टाइम गुजर रहा है हमें चीज़ें नॉलेज बढ़ रही है, हम अपने बड़ों को भी सिखा रहे हैं। ऐसे ही है। मैं उनको समझाना है कि भाई आपने गलती की है। अगर आप मुझे बता रही हैं कि प्राउडली कि मैंने अपने मम्मा से सवाल नहीं किया, तो आपने गलती की थी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पहले खौफ होता था पेरेंट्स का कि पेरेंट्स के आगे सवाल नहीं कर सकते। आज फियर को वेपनाइज नहीं कर सकते आप। आज नहीं कर सकते हैं। आज जैसे ही आपने फियर को एज योर वेपन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपको सब उठा के साइड में फेंक देंगे। बिल्कुल। मतलब हम जितना क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब पहले ऐसा होता था क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। ऑब्वियसली बात है जब ऑफिस न्यू ज्वाइन करो कुछ भी करो हम चीज़ों को पूछने से डर रहे होते थे कि सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा। लेकिन अब ये होता है कि थोड़ी थोड़ी हिम्मत होती है, ऑब्वियसली टाइम हो गया थोड़ा सा ऑफिस में, तो जब क्वेश्चंस करो तो नॉलेज इस तरह बढ़ी होती है कि मतलब हम वो चीज़ पहले नहीं सोचते थे। आज मेरी हसनात से बात हुई, मैंने हसनात से बात की, 5 मिनट बात की होगी, लेकिन मेरे दिमाग इतना खुला कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। वो थॉट प्रोसेस आपका स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है ना, कि वो चलना शुरू हो जाएगा अलग वे में। कम्युनिकेशन जब तक हम नहीं करेंगे, लाइक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जब तक हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम अपना ऑब्वियसली बात है थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा होता, नहीं हम सोच पा रहे होते। जैसे हमने सिटिंग में बात की थी कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग है। अब वो पूरी दुनिया पढ़ रही है 7 P's ऑफ मार्केटिंग, और वो हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है, सब जगह पढ़ाई जा रही है। मुझे वो 7 P समझ में नहीं आता। यानी आप उनको प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं, 7 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब होता है ये तो हैं ही हैं, बाकी कोई और चीज़ कायदे, तो वो मुझे समझ नहीं आते, वो हर जगह नहीं इस्तेमाल हो सकते इन मार्केटिंग इन दिस एरा। तो अब मैं उसको जब डिसएग्रीमेंट करता हूँ तो वही वाली बात है, पूरी सोसाइटी बोलती है तुम फिलिप कॉटलर से बड़े हो गए। तो भाई मैं बड़ा नहीं हुआ, वो अपनी जगह वो फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग है, उनका वो लकब भी है, उनकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। आपने 10 किताबें नहीं पढ़ी होंगी उनकी, मैंने पढ़ी हैं। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये उनसे डिसएग्रीमेंट है। और वो उन्होंने अपने एरा के अंदर जो 7 प्रिंसिपल्स लिखे थे वो बिल्कुल ठीक थे उस वक्त के ऊपर। आज नहीं उसको प्रिंसिपल बना सकते आप, आज मार्केटिंग शिफ्ट हो गई है। 7 P's से मुझे बहुत शदीद डिसएग्रीमेंट हैं, बहुत। और मुझे आज तक वो क्लियर नहीं कर पाया। या तो वही वाली बात है आप आगे मुझसे क्लियर कर दें कि नहीं भाई आप यहाँ गलती कर रहे हैं, नहीं 7 P's ऑफ मार्केटिंग आज भी वैलिड होते हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपने थॉट जिस मेरे दिमाग में जो मैंने बनाया हो मैं उसको उठा के डस्टबिन में डाल दूंगा और मैं आपकी मान लूँगा। तो करेक्ट ह्यूमैनिटी एक दूसरे को ऐसे ही करेक्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स, प्रोफेशनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ। एक दूसरे को ही एजुकेट कर रहे होते हैं। एक बंदा बात करेगा, वो दूसरा आके उसको करेक्ट कर देगा। तो इफ़ यू थिंक आई एम रॉन्ग बट प्रूव मी रॉन्ग कि ये नहीं है, और मुझे बात समझ में आएगी, लेकिन फिर आपको मुझे फ्रीडम भी देना पड़ेगा जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई अगर आपको लगता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग आज भी चलती हैं तो बट ठीक है, हम मानते हैं। मैंने तो नहीं रोका आपको, या मैं तो नहीं आपको कुछ जज कर रहा, लेकिन अब मैं नहीं मान रहा तो मेरे पास कोई रीज़न है। आप मुझे आगे बताओ कि नहीं मैं इसके रीजंस को आंसर कर सकता हूँ, तो मैं 100 बिस्मिल्लाह, मैं तो ओपन हूँ। मेरे बंदा कोई भी ऑफिस के अंदर आए, मैं ओपन पब्लिकली इन्विटेशन देता हूँ उसको कि इफ़ एनीवन थिंक्स कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग इज़ राइट इन दिस एरा,
मैं उसको इनवाइट करूँगा अपने ऑफिस में आके, और मुझे लॉजिकली साबित करे कि 7 P's प्रिंसिपल्स हैं ये मार्केटिंग के आज भी, और ये आज भी वैलिडेट करता है। मुझे समझ में आएंगे, मैं अपनी फिलॉसफी को उठा के साइड में रख दूंगा, अपनी लर्निंग्स को उठा के साइड में रख दूंगा, आपकी मान लूँगा। तो इसी तरीके से इवॉल्व, इंडस्ट्री इसी तरीके से इवॉल्व करती है। मैं आज अगर कोई चैलेंज कर रहा हूँ 7 P's को, तो मैं ये नहीं कि मैं कोई फिलिप कॉटलर को चैलेंज करने उड़ी हूँ, मैं कह रहा हूँ आज नहीं वो 7 P's मार्केटिंग इस्टेब्लिश होंगे। तो इसी तरीके से अब आप देखें ना, दोनों सिचुएशन सेम है, अम्मा अब्बा को समझाना और सोसाइटी को समझाना, क्योंकि वो फादर ऑफ मार्केटिंग है, बिल्कुल। ठीक है। तो वो बोलेंगे वो फादर ऑफ मार्केटिंग है, भाई तुम कैसे चैलेंज कर रहे हो भाई, मेरा असल में वो सीनियरिटी ने जो इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें दे दी है ना, प्रॉब्लम ही वहाँ आके होती है कि भाई अच्छा हमसे बड़ों ने तो ये किया था तो आप ये नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम ही मुझे है लगता ना। है हमारी फैमिलीज का ना विजन हमें लेके डिफरेंट है और हमारा विजन डिफरेंट है। ये उस पे असल में align ये करना बहुत मेजॉरिटी मुश्किल मुझे है। लगता है ब्राउन फैमिलीज हाँ। इशू है, क्योंकि बात ये वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की एक्सेप्टेंस जो है ना वो और बहुत आप कम है। ज्यादा सवाल कर लो उनसे तो उनका जवाब होता है हमने तुमसे that- ज्यादा दुनिया देखी है। अब उनको समझाना ये आपने जो वो दुनिया मशहूर देखी है और मुहावरा है ना। हम जो देख रहे हैं नहीं, हम लोग मैंने बात ऐसे नहीं सवेद की है। रोने लग जाएंगे, वो बोलेंगे तुम लोग नाफरमान। वो आखिरी वेपन होता आगे, है, इमोशंस को उठा के रोना शुरू कर देंगे अम्मा, अब कोई किसी के अब्बा भी रोना शुरू कर देते हैं। Yes, इमोशनल, ऐसे ही है। तो इमोशन पे तो मैंने बिल्कुल क्लियर बताया सबको भाई कि मैं छोटे से छोटा फैसला और बड़े से बड़ा फैसला में पहले सबसे पहले उठा के इमोशंस को साइड में रखता हूँ। अच्छा एक चीज़ है, अब जैसे हमारी फैमिली, अच्छा मुझे लगता है पर्सनली कि अपने विजन से रिलेटेड लोग मतलब अपने काम में अलाइन करना फिर भी मैं कहती हूँ ईजी है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ मिलके काम करना होता है और आप सबने एक साथ मिलके आगे ग्रो करना होता है। बट अगर इसी को फैमिली में लेके जाएं और फैमिली में ये डिस्कस करें कि हमारा ये विजन है, क्योंकि उसमें देखो फैमिली का कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। उसमें फैमिली ये बोलती है, अब जैसे मेरे फादर ही हैं, सही है, तो मेरे बाबा देखेंगे भी तो खैर है। मैं यही कहने वाला था, ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है, मैंने गलत कोई सवाल बात छेड़ नहीं, कोई दिया बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब जैसे मेरे फादर हैं, सही है, तो मेरा एक विजन है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, सारी चीज़ें एंड ऑल। तो ये नहीं कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बट ज़ाहिर है वो मेरी केयर भी करते हैं, सही है। तो उनको यही डर होता है कि तुम जो भी कर रही हो और जिनके साथ भी मिलके कर रही हो, तुम अपना करो, बैक पे मैं हूँ तुम्हारी सपोर्ट पे, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। लेकिन उनको इनसिक्योरिटी, आई डोंट नो क्या है, कि उनको मेरा विजन समझ नहीं आ रहा। उन्होंने अपने दिमाग में मेरे लिए विजन बनाया हुआ है कि तुम्हें कहाँ पर होना चाहिए और तुम्हारे लिए ये रास्ता है, तुम्हें ये करना चाहिए, और मुझे वो समझ नहीं आता। तो वहाँ पे मेरी और उनकी ना थोड़ी लाइक वो ही आ गई कि आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हो चीज़ों भाई पे। बात ये है कि जो विजन तुम्हें नजर आया है, वो विजन उनको समझ नजर कैसे आ सकता है, वो तुम्हारा विजन है। हाँ, तो ठीक है? लेकिन मेरे साथ लोग भी तो हैं उस पे। एक भाई आपको खुदा ने भेजा है इस दुनिया के अंदर कोई काम करने के लिए, एक विजन देके, एक चीज़ देके कि भाई ये चीज़ ना आपकी है, तो वो आपको फील होनी शुरू हो जाती है कि यार मैं मार्केटर ही बनूंगा, ठीक है, मेरा विजन फलां ये काम अचीव करने का है, XYZ मैंने अचीव करना है। वो आपने देखा है, वो अब्बा ने नहीं देखा, तुम्हारी अम्मी ने नहीं देखा, या मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं देखा। वो मैं उनको समझा ही नहीं सकता, क्योंकि विजन की डेफिनेशन क्या होती है, एक पिक्चर जो बिल्कुल पिक्सलेट हुई हुई है ब्लर है बिल्कुल दुनिया के लिए, लेकिन आपको क्लियर नजर आ रही, एंड यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन पीपल के यार मैं क्या देख पा रहा हूँ जो आप नहीं देख रहा है। तो ये इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, आप अपना विजन किसी और को ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे काम में तो होता है ना। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको रेलेवेंट होते हैं। अब आपको लोग ढूंढने, उसी हिसाब से होता है ना। आपको लोग ढूंढने जो सेम विजन देखते हो और आपके साथ अटैच हो जाए, बस। तो वो लोग तो मिल जाते हैं, घर हाँ, वाले नहीं समझते। हाँ, तो उनको बस। नहीं समझाना, उनको आपको करके दिखाना। आप मैं आपको बता रहा हूँ पूरे अच्छा, एक्सपीरियंस से बता लड़कियों के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लड़कियों के विजन के अंदर तो शादी भी आ जाती है ना, तो ये भी हाँ, उनके ठीक है, बात दिमाग सही में है। होता है कि नहीं, शादी भी- लड़कियों के लिए विजन में शादी आ जाती है, भाई लड़कियों रास्ते में शादी आ जाती है। लेकिन पता है लड़कियों के लिए शादी और लड़कों के लिए कोई और मसले हैं, ठीक है, लड़कों के लिए भी एक हजार मसले हैं। लड़कों के लिए मुझे लगता है फिर भी फैमिली में ना, मतलब काम से रिलेटेड कह देते हैं, जैसे बाबा हो गए, अम्माएं हो गए, उनको पता है इन्होंने कमाना ही है, तो उनकी वर्किंग लाइफ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं इससे मेरा भी इख्तिलाफ है। शदीद इख्तिलाफ है मेरा इसके ऊपर। मैं लड़कों के ऊपर जितना प्रेशर होता है ना, वो तो हाँ, अब लड़कियों पे भी होता है, मैं नहीं कोई यहाँ कोई कमाने मैं का नहीं कंपैरिजन होता नहीं कर रहा। वहाँ लड़कियों के लिए वो शादी का मसला है, लड़कों के लिए 10 मसले और हैं।
मैं नहीं, मुझे नहीं, मैं शायद ही मुझे कोई चीज़ मिला हो, कोई इक्का दुक्का, कोई 10 में से एक कोई मर्द मिला होगा मुझे, वो बोला होगा अब मेरा अब्बा बोल रहे हैं जो तू करना चाहता है वो तू कर, इजाज़त नहीं मिलनी है आपको। वो मैं आपको बताता हूँ क्या इजाज़त मिलेगी। मेजॉरिटी के अम्मा अब्बा खुश तब पता तब होंगे कि मेरा बाप दूध बेचता है, मेरा बेटा भी दूध बेचने निकल गया मेरे साथ। अच्छा, ओके। हाँ, फिर वो खुश होंगे क्योंकि वो मेरे ही काम कर रहा है। और वो उसके डायनामिक्स वो पहले से समझते हैं। मेरे अब्बा जो है रियल एस्टेट बिजनेस करते तो मेरा बेटा भी मेरे साथ आ गया। मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, तुम भी ट्रैवल एजेंट। हाँ, तो ये ठूसना है, उल्टा है, मैं लड़की हूँ। अपनी औलाद पे ठूसना नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो तू कर रहा है वो खराब नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि असल में जब हमें लगता है ना कि हम ये काम पॉसिबल नहीं है। अब जैसे अगर किसी को लगता है कि भाई ई कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है कि उनको पता है कि हम नहीं कर सकते। अब वो खुद नहीं कर सकते ना, या उनको नहीं समझ में आती कोई चीज़, वो ये अज्यूम करते हैं कि सबको नहीं समझ में आएगी या सब नहीं कर सकते, तो अपने अंदर की नॉलेज वो पे डिसीजन ले रहे हैं बाकी पूरी दुनिया के लिए कि तू भी नहीं समझ सकता, तू भी नहीं समझ सकता। क्लियर कर दूं कि ट्रैवल एजेंट वाली बात मैंने ऐसे ही बोली थी। हाँ, अब तो तुम्हें देख जो करना है कर लो। बैठक है, आप कवर नहीं कर सकते। तो प्लीज काट दीजिएगा इस वाले क्लिप को। कोई सवाल है? अच्छा, ये आपने एक बात की, इससे मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि मतलब फादर वही कहते हैं कि मेरा बेटा उसी में आए जो मैंने किए, तो ये पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़। वैलिडेशन मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, तो वो यही चाहते थे कि मतलब मैं भी उन्हीं की तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाऊँ, बॉटनी करके, और उनके नक्शे कदम पे चलूँ। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। आपके दादा क्या करते थे? वो तो ये फोर्सेस में थे। अब्बा से बोलो तुम क्यों नहीं गए? ये भी मैंने तो ये किया था। मेरे दादा कपड़े बेचते थे, ठीक है, तो जब पप्पा नहीं समझ में आया तो मैंने उनको ये एग्जांपल दी थी एक दफ़ा। मैंने कहा भाई दादा ने तो नहीं किया काम, ठीक है ना। बिल्कुल। हालांकि वो उस तरह फोर्स नहीं किया मुझे जिस तरह बाकियों के अब्बा करते कि नहीं यही ख़त्म। कहीं कहीं नरमी आ जाती थी पप्पा के अंदर भी, लेकिन मैं तो कहता हूँ आप उनसे पूछो, सवाल कर कि भाई ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने दादा का काम क्यों नहीं किया? वो तो फिर वो फोर्स के अंदर तो प्रॉब्लम ये है ना, शायद मेरे सिलेक्शन नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। असल में प्रॉब्लम यही है। मैं आपको एक बड़ी मजे का बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बहुत, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हो सकता है उसके अब्बा भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। वो मेरे पास एक दिन आया रोता हुआ, ये कोई 4-5 साल पुरानी बात है। रोता हुआ आया, कहता यार मैंने अपने अब्बा की मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मुझे फील्ड चूज़ नहीं करनी थी, मैंने उनके लिए चूज़ की, लेकिन वो अब मेरा ग्रेड ना थोड़ा कम आया, वो क्या बोलते हैं जीपीए वो कम आई, तो अब्बा जो है ना वो कहते हैं कि फलां उसको देख, मेरे दोस्त के बेटे को देख। वो ज़्यादा जीपीए। अब मैं उनको जानता था, उनके फैमिली में आना जाना था, तो मुझे पता है वो किस दोस्त की बात कर रहे थे। उसके बेटे को देख, वो जो बेटे की बात कर रहे थे वो भी हमारी गैदरिंग का पार्ट था, ठीक है। वो देख उसका बेटा कितना है काबिल है, वो देख उसका बेटा कि नौकरी लग गई तेरी नहीं लग रही, अब तेरी जीपीए कम है तेरी नौकरी, इस टाइप की बातें हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, अंकल से आके सवाल करो कि फलां जो हमारे दोस्त था उसके अब्बा ने उसको करोला दी थी, आपने मुझे करोला क्यों नहीं दी? उनके अब्बा ने 500 गज का बंगला बना के दिया हुआ है, आप रेंट पे क्यों रहते हैं? आपने क्यों नहीं दिया? हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट। आप भी करो कंप्लेन और पता लग जाएगा कि क्या कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तो क्या एक ब्लेमिंग करना क्या? अगर आप मुझे किसी दूसरे के बेटे की एग्जांपल दे रहे हो तो फिर मैं उसके अब्बा की एग्जांपल भी दूंगा, वहाँ ऑफेंड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है ना कि मतलब अक्सर हम जब ये कंप्लेन करेंगे तो वो कहेंगे, वही वाली बात आ जाती है कि आप मुझसे बड़े हो रहे हो, मुझसे आगे जा रही हो इस नहीं, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, मैं कोई यहाँ पर बदतमीजी नहीं कर रहा। इतनी तो कन्वर्सेशन होती नहीं है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो करनी, देखो कहीं समझाने के लिए कुछ कॉन्टेक्स्ट तो देना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा मैं बदतमीजी करने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप उनसे बोलो कि यही बात आप कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने नहीं किया आपको कंपैरिजन कभी कि भाई फलां मेरे दोस्त के अब्बा हैं, उन्होंने ये चीज़ उनको दी हुई थी, आपने क्यों नहीं दी मुझे आज तक। मैं नहीं बोल रहा ये बात, मैं कह रहा हूँ मैं खुद करूँगा लेकिन अपने तरीके से।
लेकिन उसको उसामा भाई एक चीज ये होती है, वो बोलते हैं उसके बाप के पास होगा इसलिए उन्होंने लेके दे दिया। उसकी सिचुएशन डिफरेंट है ना। तो क्यों नहीं है? पीछे से भी सवाल आ रहे अभी बताओगे क्यों नहीं है? ये सही सही डायरेक्शन हो गए। तो उनसे सवाल करो क्यों नहीं है। जैसे जैसे उनके पास कोई ना कोई वजह होगी, ऐसे हमारे पास भी बहुत सारी वजह है। तो वो वजह आप जब दोगे तो वो बोलते हैं तो अपने बाप की बराबरी करेगा। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। एक है आप रिबटल फेज में जाओ, आप एक उनको समझाओगे। मैं आपको समझाने ही नहीं जा रहा, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं रिबटल नहीं जा रहा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप मुझसे कंपैरिजन कर रहे हैं किसी एक ऐसे शख्स का जिसके नॉलेज के बारे में, अलग अलग डायनामिक्स के बारे में नहीं समझ सकते। अलग अलग है। वो ठीक है, उसने जीपीए ले ली अच्छी और उसको नौकरी लग गई, मेरी नहीं लग रही। लेकिन क्या मैं विलिया मार रहा हूँ बाहर रोड पे, या मैं चर्च पी रहा हूँ बाहर, मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ। तो इस एफर्ट्स की अप्रिसिएशन कहाँ गई? या मैं एक अपनी मर्जी से कोई लाइफ जीना चाहता हूँ, तो इसमें मेरा काम, मैं कहाँ गलत? सबसे पहली गलती तो यही हो गई ना कि अब्बा के कहने पे यूनिवर्सिटी लगती है उसने पढ़ लिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सबसे ना। तो पहले प्रॉब्लम अगर वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड किसी फील्ड में पढ़ता है या मेजॉरिटी करता केसेस के तो वो अंदर बिफोर 2020 आई थिंक सो बहुत ज़्यादा घरों के अंदर होता ही है था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ज़िंदगी के अंदर ना इंसान को सख्त फैसले लेने चाहिए। और वो मैं आपको गारंटी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो छोटे टाइम के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ कम वक्त में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी इमोशनली। हो सकता है आपसे लोग ताल्लुकात छोड़ दें, लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लेंगे ना, वो अभी मैंने आज ही एक सिनेमैटिक के साथ पॉडकास्ट की और उन्हीं का सेटअप बनाया उन्होंने। मैंने उनसे भी कहा था कि मैसी 2022 का वर्ल्ड कप में खेल रहा था और पहले मैच अर्जेंटीना ने हार गई। तो जो मैसी के अगेंस्ट लोग थे उन्होंने ट्रेंड चलाया, सऊदी अरब से हारी थी मैं अर्जेंटीना। अब सऊदी अरब सी कैटेगरी टीम है, अर्जेंटीना ए में आती है। तो सऊदी अरब वालों ने बोला वेयर इज़ मैसी, हारने के बाद जब मैसी हार गया था, और ट्रेंड चल गया पूरे ट्विटर के ऊपर, वेयर इज़ मैसी, वेयर इज़ मैसी, वेयर इज़ मैसी। और उसके बाद वही वर्ल्ड कप मैसी जीत के बाहर निकल के आ गया। तो मैसी अब किंग बन गया, और बहुत सारे फैन जो वेयर इज़ मैसी कर रहे हैं, सबकी ज़बानें बंद हो गई। और उसके बाद सऊदी अरेबिया के क्लब से ख़रीदने की कोशिश की। अब अभी ऑफ़र आई है अल हिलाल से मैसी को, सऊदी अरब से ही। तो और बहुत सारे जो फ़ैन जो एंटी मैसी थे, वो अब मैसी के फ़ैन बनने शुरू हो गए। तो अब क्या होगा? अभी भी तो वही मैसी है जो खेल रहा है, वो अभी भी उसका वही प्रोफेशन है, अभी भी वो उसी तरीके से खेलता है। तो प्रॉब्लम है, जब आप जो कि सक्सेसफुल होंगे ना, तो हर बंदा आपके साथ खड़ा हुआ होगा, फिर सबकी बोलतियाँ बंद हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कि आपका जो काम है ना, वो बोलना चाहिए। आप बोल के किसी को नहीं समझा सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी को समझा ही नहीं सकते अपनी बात। मुझे तो वो एक डायलॉग याद आ गया, अगर आपकी जेब गरम है तो आपकी बात में बदल सब सुनेंगे पावर। अच्छा जी, इसके ये मुझे लगता है बहुत हॉट टॉपिक की तरफ जाता जा रहा है अस्ताद। कुछ और सवाल? हाँ, मैं इसी से रिलेटेड है एक क्वेश्चन। आपने फेलियर के बारे में बात की कि मतलब फेलियर एक छोटे से टाइम के लिए आता है, सब आपसे दूर भी हो जाते हैं। तो मेरा ये पर्सनल, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता था काफ़ी अरसे से कि आप मतलब आप पे भी वो टाइम आया होगा, आप पे भी फेलियर्स आए होंगे, या आप पे मतलब फेलियर्स आते हैं या आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है, तो आप उस टाइम पे अपनी मेंटली आप कैसे स्ट्रॉन्ग, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? आज भी आती हैं फेलियर्स, तो क्या है इसमें मसला? क्या है, आज भी आते हैं, तो पहले भी आती थी। तो अब थोड़ा सा बस शिफ्ट हो गया टाइम, तो वो फेलियर उतने नहीं लगते थे जितने बड़े वहाँ लगते थे, क्योंकि उस वक्त था ही एक चीज़। तो जो माइंडसेट था ना, मुझे पहले दिन से ही पता था कि एक ना स्पीच है, वो वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुनता, मैंने बिलावल को सुनाई थी कल रात में, लेकिन एक स्पीच है, मैं रिकमेंड करूँगा आप सब जाके ना, 58 मिनट्स की है। वो है लेस ब्राउन की ग्रेटनेस विद इन योर सेल्फ, विद इन यू। ठीक है, वो आप 58 मिनट्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एक गो में वो आप सुन लें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वीडियो थी, मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ लेस ब्राउन को, मेरा ख्याल है उनका इंतकाल हो गया। जब मैं पहला स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा था ना अपना, तो वो मैंने उससे पहले सुनी थी वो वीडियो 58 मिनट्स की, और उसके बाद मैंने कल सुनी है दोबारा। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। मेरा उस वीडियो ने माइंडसेट बनाया था कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या होना चाहिए। उसमें एक वो चीज़ बोलते हैं लेस ब्राउन, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन।
तो जब आपका माइंड सेट ये हो ना कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, मतलब जीतना तो बस फिर आपने करना है। सिचुएशन कोई भी होगी तो आपने कोई और तरीका अपनाना है। सक्सेशन जाने का अगर एक रास्ता ब्लॉक है तो दूसरी तरफ से तो दूसरे तरीके से आप रास्ता निकालेंगे, चाहे वो पतली गलियों से हो। पहले सीधा रोड अपनाएंगे, सीधा रोड नहीं, आसान रास्ता बंद होता है, ट्रैफिक जाम मिलेगा, बंद होता है। अब कुछ मिलेगा। दूसरा आपने रास्ता फाइंड आउट करना है, जाना सक्सेशन है मैंने, और गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। वो ये जो माइंडसेट बना ना मेरा डेवलप हुआ, वो लेस ब्राउन की वो वीडियो थी जिसने मेरा माइंडसेट उस वक्त इतना मजबूत बना दिया कि मैं अटक गया था कि मैंने कहा यही करना है। मुझे नहीं पता कैसा होगा लेकिन मैं यही करूँगा। वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या। उसी के अंदर वो एग्जांपल है जो मैंने पिछली बैठक में दी थी, चाइनीज़ बैम्बू ट्री, उन्होंने ही दी थी वो एग्जांपल। तो चाइनीज़ बैम्बू ट्री हैं, 7 साल तक ज़मीन से फूटेंगे मेरी, और लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, पानी दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, और जब वो फूटेगा ना सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। तो जब वो फूटेगा तो पूरी दुनिया देखती रहेगी उसको, ये इतनी स्पीड से कैसे ग्रो हो रहा है, क्या हुआ एकदम एक मिनट उसने क्या किया ऐसा। हाँ ओवरनाइट फिर वो आएंगे आपके पास, फिर वो कहेंगे ओवरनाइट, फिर वो अपने बच्चे लेके आएंगे, क्योंकि वो आपको 6 साल और 9 महीने के ऊपर मिले थे, उन्होंने 3 महीने में इसने ऐसा बेहतरीन अचानक सक्सेस क्या कर दिया? कर दिया, फिर something magic एक ही रात happened। पहले और लास्ट मूव सबको नजर आ जाएगी। पहले आपसे बोला जाएगा कि तुम गलत कर रहे हो, फिर वो अपने बच्चों को लेकर आएंगे कि यार इनको थोड़ी एडवाइस है बिल्कुल क्या करना चाहिए। उस वक्त तो तुमने मेरी बैंड बजाई हुई थी, आज तो अपने बच्चों की एडवाइस लेने आ रहा हूँ मेरे साथ। तो ठीक है, वो ये नहीं कि उसको कोई नीचे नहीं दिखाना चाहिए, वक्त बदल गया। वो लोग खुद ब खुद। समटाइम्स आपको ना बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई नहीं करनी पड़ती, करनी नहीं भी नहीं चाहिए। जस्टिफिकेशन जो देता है ना अपनी, वो मैं ख्याल वो बेवकूफ़ होता है। मैंने भी की है, मैं अभी भी कर लेता हूँ कभी कभी, ये बेवकूफ़ी मैं अभी भी करता हूँ, जस्टिफाई कर रहा होता हूँ कि भाई मैं किस पर्पज़ पे हूँ, फलाना हूँ ढिमकाना हूँ। तो बेवकूफ़ी है मेरी करने वाली, लेकिन समटाइम्स आपको कभी कभी करनी पड़ती है, लेकिन मेरे हिसाब से करनी नहीं चाहिए जस्टिफिकेशन। बस खामोशी से आप अपना काम करते रहो, जिसको समझ में आएगा वो मेरे साथ आ जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आना उसको मैं समझाता रहूँगा नहीं समझ में आना। तो इट्स बेटर कि आप अपना काम में फोकस करें, और फिर जब वो जो बंदे नहीं मान रहे ना आपकी, उनको आप करके दिखा देंगे ना, बोलेंगे भाई नाउ इट्स टू लेट। आई थिंक करने में ही जब मज़ा आ रहा होता है जब कोई ना कोई आके आपको जो है मतलब एक होता है ना पिन कर रहा होता है। जब तक आपकी लाइफ में पिन नहीं होता है ना कि कोई आके टीज करे, जब तक आप मोटिवेट ही नहीं होते। एक काम होता है सीधा सीधा, वो बगैर उसकी मोटिवेशन ख़त्म होती रहती है। जब तक कोई आके आपको कहे नहीं ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, तुम ये क्या कर रहे हो, तो जब तक एक आपके दिमाग में कोई ये सवाल कैसे आया, ये लोग क्यों कह रहे हैं, जब तक वो क्यों नहीं आता ना आपकी लाइफ में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही बात है। इसमें भी 2 किस्म के लोग होते हैं, तो जो हार मान जाते हैं, बोलते हैं नहीं होगा ही नहीं मुझसे, और दूसरे होते हैं जो उसको एज अ चैलेंज जो हार मान लेते हैं, आई थिंक वो तो फिर आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। जो लोगों की बातों को सुन के कहते हैं ना कि अगर ये कह रहा है कि ये तुम नहीं कर सकते, मैं तो करूँगा, मैं तो ये करूँगी, तो वही आई थिंक जो है ना आगे। असल में कांस्टेंट सवाल होना आपके जहन में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि यार दिस इज़ वेयर आई एम एट, और यहाँ से मैं जा सकता हूँ आगे, या इससे आगे जाने का रास्ता क्या है, नया रास्ता क्या है, मतलब ये तो पूरा हो गया, अब क्या करना। तो आई थिंक लोगों की बातों से ही हमें ना आई थिंक डायरेक्शन मिल रही होती है। असल में लोगों को मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार लोगों को देखना इज़ अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक सो। लोगों को देखना इज़ अ प्रॉब्लम। उनके पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना उनको उठाना इज़ अ गुड पॉइंट। मतलब ठीक है आप नेगेटिविटी छोड़ते हो, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत सारी जगहों पर नेगेटिव होता हूँ, लेकिन बात ये है कि लोगों की पॉजिटिव डायरेक्शन भी देखनी चाहिए। मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट की मैंने एग्जांपल दी है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब अगर हम एक लीडरशिप को, गोरों को, हर चीज़ को देख रहे हैं, और देख रहे हैं भाई वर्ल्ड डोमिनेंस ही यहाँ, मतलब एक बात करने पे ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, गोल्ड ऊपर नीचे हो जाता है, पूरा दुनिया की वॉर रुक जाती है, सब कुछ एक डायरेक्शन के ऊपर चल रहा है। दीज 2 पीपल आर पब्लिकली फाइटिंग विद ईच अदर। व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब या तो ये खेल रहे थे हमारे साथ, या फिर ये पब्लिकली ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर कन्फ्लिक्ट है भी तो ठीक है पब्लिकली करो। दोस्ती भी तो पब्लिकली की थी, तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग पब्लिकली, डू इट पब्लिकली। क्यों? क्योंकि आपने सबका वोट वहीं से गेन किया था। आई थिंक तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा टेक तो उसके ऊपर यही है। हो सकता है हर किसी का टेक डिफरेंट हो, नहीं ये बेवकूफ़ हैं,
नहीं ये जान के कर रहे हैं, ये अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, मैंने ये अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं भाई हमने पहले पब्लिकली वोट सिंपैथी ली थी, हम पब्लिकली ये गेन किया था, हमने ये जो गठबंधन है, ये कोलैबोरेशन नहीं की थी, अब हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन उस चीज़ को सोचने का भी लोगों का ना फ़र्क होता है कि सब अपने हिसाब से ही सोच रहे होते हैं, देखते सब कुछ सब हैं, लेकिन जो है हर कोई उसको अपने हिसाब से ही सोचता है। हाँ वो देखो वो नॉलेज इज पावर thought process। वाला थॉट प्रोसेस, मतलब ये किसी और तरीके से। माइक ले लो कि हाँ आवाज़ नहीं आ रही। मतलब आपका हो सकता है अपना टेक हो, मेरा अपना टेक है, मतलब मेरा टेक तो ये, मैं ट्विटर बहुत यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ लोगों की सिर्फ न्यूज़ और ट्रेंड्स देखता हूँ, लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में एक बंदा उठ रहा है, उठ के वो बंदा कहता है अच्छा आज क्रिप्टो कर लो, कल ये कर लो, कल परसों ये कर लो, परसों ये कर लो, फिर देखते हैं सेलिब्रिटीज़ उसके बाद चले जाते हैं। मतलब हाउ ही इज़ इवन प्लानिंग दिस अप। मतलब वो जो मास्टरमाइंड होता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़हीन बंदा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा चोर है। वो सबसे पहले ये प्लान करता है अच्छा ये लॉक बंद हो गया, ये डायनामिक्स बंद हो गया, नाउ आई हैव टू प्लान समथिंग। लेकिन अगर वो पॉजिटिव लगा ले तो फिर वो चोरी कर, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से तो वही है। वो तो आवाम बेवकूफ़ है, तो जब वो तो तक लगी रहेगी ना। जब तक बेवकूफ़ जनता है वो ये तो बेवकूफाना चीज़ है, आज ये कर लो, कल परसों वो कर लो। वो तो असल में वो तो focus होना मल्टी शिफ्टिंग करवा रहे हैं ना लोगों से। लेकिन बात ये है कि और मतलब इंडियन होते ही है कि मनी मेकिंग, Yes। आपने पैसे ही कमाना है Yes। आपको, और लोग उसी के पीछे लग जाते हैं। बात ये है कि मतलब स्मार्टनेस तो नहीं है ना, कहीं भी स्मार्टनेस नहीं है। यू आर नॉट होल्डिंग योर हॉर्सेस, मतलब आपको कहीं रुकना चाहिए। भाई मतलब आपकी मैं लाइफ में दो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रही थी और हमारी डिस्कशंस भी हुई थी, एक वाई एक हाउ, हाँ ज़रूरी क्यों है और कैसे। असल में। ये अगर आप व्हाट वाई वेयर, ये प्लेसमेंट डब्ल्यूज आपके Why, क्लियर हो जाए ना, yes। आपको सब पता चल जाएगा। तो ये तो क्लैरिटी नहीं मिलती लोगों को। ऐसे ही अच्छा, है। इसमें मेरी एक चीज़ ये कि मुझे लगता है कि माइंड मतलब हर बंदा अपने लिहाज से वो अपने माइंड में सोच रहा है मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन जब तक वो दूसरे के बताता नहीं है, दूसरे के साथ डिस्कस करने है, उसके काउंटर क्वेश्चन नहीं आते, तो उस टाइम तक तो वो यही सोच रहा होता है कि मैं सही है, मैं सही जा रहा हूँ, मेरे अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ। लेकिन जब वो दूसरों के साथ डिस्कस करता है तो उसको मतलब समझ आ जाती है कि भाई हाँ यहाँ अभी पे हमने शुरू में यही बात बहुत की। important है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, क्योंकि मेरी कोई कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं है इन मार्केटिंग, तो मैंने कुछ सीखा खुद से एक्सपीरियंसेस करके। अब मैं देख रहा हूँ, अब जाहिर बात है मुझे लर्निंग इंटरनेट से लेनी है, तो इंटरनेट पे बहुत नॉइज़ है। कोई कह रहा है मार्केटिंग ऐसा होती है, कोई कहता है मार्केटिंग ऐसे होती है। मैंने 2-3 मार्केटिंग एजेंसीज़ को भी हायर किया कि यार चलो हो सकता है इनको मुझसे ज़्यादा आता हो, करते हैं। इन अर्ली फेजेस में बात कर रहा हूँ, तो मैंने 2-3 मार्केटिंग एजेंसीज़ को हायर किया। मैंने स्टडी की क्या कर रहा हूँ, उनको मैंने रूम भी दिया 1 महीना 2 महीना, और मुझे पता है गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर की इंट्यूशन बता रही है गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा करने देता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। तो मार्केटिंग एजेंसीज़ में मल्टीपल लोगों के मीटअप्स में गया जो मार्केटिंग सिखाते थे, या उस वक्त छोटे छोटे बहुत रेयरली मिलते थे, उस वक्त तो लोग कोई मीटअप्स कराता था, 1-2 में चले आता था। तो मैं उनके पास जाके मैंने उनसे सवालात किए, भाई जो आप मार्केटिंग करने का फ़लाँ मेथड बता रहे हैं, ये फ़लाँ रीज़न की वजह से गलत नहीं हो गया, या ये ऑब्सोलीट नहीं हो जाएगा बाद में? तो ये नॉलेज 6 महीने तक की वैलिडेशन है। फंडामेंटल्स क्या हैं मार्केटिंग में? वो कहते हैं फंडामेंटल मतलब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा तो आप टूल मुझे बता रहे हो, यानी आपने आज के सेमिनार में मुझे सिखाया है कि फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे यूज़ करना है, विच इज़ गुड, मुझे समझ में आया और आपका सेशन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं सीखने की। लेकिन मुझे बताएं कि टूल तो चेंज हो जाएगा आगे जाकर, बटन की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, यूआई यूएक्स चेंज तो हो जाएगा। और अगर चले नहीं भी हुआ तो मैंने टूल सीख लिया। मार्केटिंग के बाकी 90% कहाँ गया? ये तो मार्केटिंग, देन डिजिटल मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन फेसबुक मार्केटिंग, इतने बड़े अम्ब्रेला का इतना सा पार्ट है जो आपने सिखा के बोला कि आप डिजिटल मार्केटर बन गए। तो ये तो टूल सीखा मैंने, अगर ये ऑब्सोलीट ज़िंदगी भर भी ना हो तो मार्केटिंग कहाँ सीखी मैंने? ये टूल सीखा मैंने। तो आप मुझे बता सकते हैं मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं? मैंने कोई 4-5 उस वक्त जो सिखा रहे थे लोग, मैंने उनसे पूछा जो मैं जा सका सीखना। एक इदारा बहुत बड़ा नाम है, नाम लेना नहीं चाहता, उनके पास भी मैं गया सीखना, मैंने पैसे दिए थे उनको, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली मैंने उनसे, बहुत बड़ा नाम है, और वो सिखाते सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत बड़ा नाम है।
मतलब दे फेल टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि यार व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। नहीं टूल सिखा रहे हैं, हर कोई टूल सिखा रहा है। तो देन आई रियलाइज कि यार आई एम राइट सम हाउ। इस बात पे मैं समझ में आ गया मुझे कि टूल मैंने नहीं सीखना, मुझे मार्केटिंग सीखनी है। तो फिर मैंने पहली दफ़ा सर्चेस करनी शुरू करी अनकन्वेंशनल वे में। जब मैं गया खुद सेल्फ लर्निंग मेथड्स के अंदर, मैंने किताबें पढ़ी, भाई फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं, फलाना क्या कह रहा है, ढमगाना क्या कह रहा है, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या कह रहे हैं, मैं अगर ये चीज़ अप्लाई करता हूँ तो क्या कह रही है, और मैं कोई नई चीज़ निकाल के लेकर आता हूँ तो क्या रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। देन आई स्टार्टेड कंपैरेटिव एनालिसिस के इस बंदे की बात मैंने समझ के इसको अप्लाई किया तो ये रिजल्ट्स मिले, इस बंदे की बात को अप्लाई किया तो मुझे ये रिजल्ट्स मिले, एंड देन ये बंदा ओवरऑल मार्केटिंग की बात कर रहा है तो मैं इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ तो मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। देन जब मैं उसको कंपाइल किए सारी चीज़ों को, स्टिल मैं अनक्लियर था। मैं बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, इसमें गोरे भी थे, इसमें पाकिस्तानी मेंटोर्स भी थे जो उस वक्त मशहूर थे, सबकी कंपाइल करने के बावजूद भी मैं अनक्लियर था कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। हर बंदा मुझे टूल सिखा रहा है, वो टूल के फंडामेंटल सिखा रहा है, व्हाट इज़ मार्केटिंग स्टिल अनक्लियर है मुझे। तो फिर मैंने एक दिन सीखा, मैंने लास्ट सेशन भी दिया था, आप नहीं थे उस वक्त शायद, थे सेशन में थे मार्केटिंग टीम के, जब मैंने सेशन दिए थे मार्केटिंग टीम। हाँ, तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे एक दिन हिट हुआ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। हाँ, मैं ये सवाल करने लगा था, आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या है? तो अभी तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे हिट कैसा हुआ, मैं रिलीजन सीखता हूँ बड़ा शौक से, तो एक सवाल जहन में आया तो मैं सवाल लेके गया पापा के पास। अब पापा मेरे गर्म दिमाग के आदमी हैं, अब थोड़ा ठंडे हो गए, पुरानी बात है काफ़ी। तो अब पापा से बात करूँ तो जाहिर बात है मैं डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही उनकी बात, तो मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ तो उससे वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है। और मेरी ही डिबेट अब्बा के साथ, मेरा रिलेशनशिप अब्बा के साथ ऐसा ही है, मतलब मैं मोहब्बत बड़ी करता हूँ उनसे, लेकिन ज़रा गर्मा गर्मी रहती है। तो डिसएग्रीमेंट्स हो गए, थोड़ा सा मामला गर्म हो गया। सेम सवाल लेके मैं अपने चाचा के पास गया कि ये चाचा मुझे सवाल अनक्लियर है, ये उसका जवाब है। उन्होंने मुझे समझाया, अच्छा वो वही बात कर रहे हैं जो पापा ने समझाई मुझे, लेकिन इनकी बात मुझे समझ में आ गई। ये रिपीटेड मोड पे हो गया, यानी एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम यही हुआ कि दोनों सेम बात कर रहे हैं, यहाँ से समझ में क्यों आ रही है। तो एक दिन मैंने चाचा से ऐसे सवाल किया कि भाई चाचा ये जो ना मुझे एक बात है कि पापा से मैं बात करता हूँ तो ये आर्गुमेंट हो जाती है और मैं कभी कभी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता हूँ, आपके साथ नहीं हुआ मैं आज तक, तो ऐसा क्या है। तो उन्होंने बोला असल में ना आपको समझना पड़ता है कि जो बंदा है ना वो किस लेवल पे खड़ा हुआ है, उसके डायनामिक्स और स्टेट क्या, ठीक है। वो अभी सीखना शुरू हुआ है अभी, तो जाहिर बात है मैं उसको उस लेवल पे जाके मुझे समझाना पड़ेगा और उसी तरीके से समझाना पड़ेगा उसके अल्फाजों के अंदर। तो मैं उसको मार्केटिंग तो कर ही रहा था, तो मैंने कहा ये है गेम, दिस इज़ मार्केटिंग, कि जब मैं अपने कस्टमर को सबसे पहले समझूंगा और उसको कम्युनिकेट मैंने कैसे करना है, बगैर समझे मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। असल गेम है कम्युनिकेशन। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको डीकोड कर लूँ कि व्हाट विल बी माय कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, मैंने मार्केटिंग को क्रैक कर लिया। देन मैंने निकाला कि बायर को कैसे समझते हैं, तो मुझे पहली दफ़ा टर्म मिली बायर पर्सोना। बिजनेस का मैं एनालिसिस करूँ, ये मिलती गई, किससे मिली, कम्युनिकेशन से। एक कम्युनिकेशन है मार्केटिंग। मैंने बिलबोर्ड्स को देखना शुरू किया कि यार अगर मैं किसी बिलबोर्ड को देख कर ख़रीदने में मजबूर हो रहा हूँ या मेरी अंदर से आ रही कि यार ये उसमें कैसे अल्फाज लिखे हैं, उसमें अल्फाज हैं कुछ जो मुझे कन्विंस कर रहे हैं, तस्वीर है कुछ कोई है, बेकार सी मार्केटिंग कैंपेन है जो मुझे बेकार लग रही है। मैं बोलूँ यार ये किसने मार्केटिंग लगाई होगी, उसके अंदर वो अल्फाज हैं कुछ जो मुझे बुरे लग रहे हैं या मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा उससे। तो गेम ही कम्युनिकेशन है। तो फिर मैंने इसको डीकोड करना शुरू किया, ये एक्चुअली हाउ टू मेक अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। एंड उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्केटिंग है ही कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ये है मार्केटिंग फॉर मी। टूल के अंदर मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँगा ये गेम अलग है,
ये वो टूल मुझे कोई 10,000 बंदे सिखा देंगे, आज तो टूल बिल्कुल ही आसान हो गया, उस वक्त थोड़ा टूल मुश्किल होता था सीखना। बस मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा टूल के अंदर, और सारी डिबेट क्लियर होनी शुरू हो गई। पहले बड़ी आज भी चलती है, गूगल अच्छी है कि फेसबुक अच्छी है। अब मेरे पास लोग आते हैं मीटअप के अंदर पे, सामने गूगल मार्केटिंग आज परफॉर्म करती है, फेसबुक मार्केटिंग आज परफॉर्म करती है। मैं उनको बोलूँगा भाई तुम्हारा बायर कौन है, कहाँ बैठा हुआ है? अगर तो वो पढ़ा नहीं लिखा है तो नहीं फिर कहाँ होगा, उनको कैसे पता होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं, उनको पता होगा, वो मुझे बताएंगे तुम्हारे बायर को। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा बायर कौन है? कहते जेन जी। ओके, जेन जी के अंदर भी कौन सी अवाम, सॉर्ट ऑफ पढ़े लिखे टेक लवर या सारे चीज़ें, स्नैपचैट पे चले मिल जाएगी आपको वहाँ पे। सारे जेन जी जो टेक लवर्स हैं, हाँ जो फैशन लवर्स हैं आपको स्नैपचैट पे मिल जाएंगे। तो आपकी ऑडियंस का एक टूल आपको मिल गया स्नैपचैट। तो अब मुझे फिगर आउट नहीं करना गूगल मैप पे मैंने मार्केटिंग करनी है नहीं करनी, ऑटोमेटिकली आप बायर को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म निकल के आ जाएगा। उसके बाद उसके बाकी फैक्टर्स भी निकल आएंगे ना कि भाई ये आपको याद है इतना आसान है ये। हम 2.5 साल पहले, मेरा ख्याल है 2.5-3 साल पहले, मेरा ख्याल है मेरी शादी से पहले जब मैं कराची आया था ग्रैंड ई कॉमर्स मीटअप के लिए, हम जाहिद निहारी बैठे हुए थे। एक हमने सवाल पूछा था एक बंदे ने, वो कि भाई कंपैटिटर आपका, उसने कहा था हम परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, मेरा कंपैटिटर कौन है? उन्होंने कहा जी मैं देखे मैंने बेहतरीन किताब पढ़ा, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, इसने कंपैटिटर का मुझे तरीका बता दिया भाई कंपैटिटर एनालिसिस कैसे करना है। इन्होंने सवाल किया था, उन्होंने कहा भाई मेरा कंपैटिटर ये गुची है। गुची कैसे है कंपैटिटर? भाई बस मैं इस कैटेगरी के अंदर हूँ, मुझे गुची बन। कंपैटिटर और इंस्पिरेशन में फ़र्क होता है। नहीं ये तो कंपैटिटर है, तो इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन भी यही है। तो वो लोगों को, तो मेरा ख्याल है असल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा करीब से मैंने देख लिया और इंटरनेशनल और लोकल पढ़ लिया, तो उसके बाद मुझे एक अंदाज़ा हुआ है हमारे सिस्टम में फ़्लॉ है और हम लोगों में भी फ़्लॉ है। हम कहते हैं भाई एग्ज़ाम बस पास करना। मैं इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मुझे तार जोड़नी नहीं आती, मैंने रोबोट बना लिया, मैंने सब कर लिया, लेकिन मुझे स्विच की वायरिंग लगाना नहीं आती। ये फ़्लॉ है, मेरे अपने सिस्टम का फ़्लॉ है ये। मैंने सीखा था, बस सीखा था उस वक्त एग्ज़ाम पास करने के लिए, इसी था वो कर लिया, बस ठीक है हो गया। बट वो मेरी स्किल ही नहीं थी। मैं तो मार्केटिंग कर रहा था, तो मैं तो 2016 से कर रहा था, डिग्री शुरू करने से भी पहले कर रहा था। जब लेकिन मैं बाहर गया और बाहर जाके मैंने एग्ज़ाम दिए, तो मैंने तो कोई थ्योरी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया। हमारे पास तो प्रोजेक्ट आया था, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये एग्ज़ाम में यही समझाया था आपको बस। और प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई 3 घंटे का टाइम नहीं था कि बस दिमाग को ना 3 घंटे में इस्तेमाल करना है। मेरा पूरे 7 दिन थे, तो मैंने वो 7 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट कर लिया। उसके अंदर उन्होंने अपने चेक एंड बैलेंस के मैयर लगाए हुए। तो मेरा ख्याल है मुझे आज भी वो प्रोजेक्ट पूरा याद है। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे पता है NLP कैसे काम करेगा, ये AI के ऊपर काम करने से AI को डाटा फीड कैसे करना है, आउटपुट कैसे निकालेगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने तब किया था। यही मैंने पाकिस्तान में किया होता तो मैं कहता नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है हमारे सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं, हम लोग पढ़ना ही नहीं जाते। हमारे वाले कोर्स के अंदर सिखाते हैं, मैं क्योंकि फाउंडर के कोर्सेज बहुत लेता हूँ, तो मेरा ख्याल है जितने कोर्सेज 2021 से आज तक आए सारे कोर्सेज लिए हैं मैंने, या प्री रजिस्टर कर लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये होती है वो चीट शीट्स दे देते हैं अपनी। अब वो चीट शीट्स मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी सबसे बेहतरीन काम है। सबसे पहले निकला भी ये चीट शीट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, उसमें पता होता है प्लान कैसे करना, पेन पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, ये डाटा फिल करना। तो वो तो थ्योरेटिकल से हट के काम कर रहे हैं। अभी मैं किसी और की पोस्ट भी पढ़ा था, अंजुम सोहेल ने कल पोस्ट लिखी हुई थी, उन्होंने कहा भाई लोग सबसे ज़्यादा आके मुझसे पूछते हैं भाई फंडामेंटली किसके ऊपर काम करना। तो मैंने कहा भाई फंडामेंटली बाद में काम करेंगे, पहले तुम बताओ तुम किस चीज़ पे काम करना चाहते हो। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो मेरा ख्याल है मार्केटिंग इज़ सेम लाइक दिस। हम बात करते करते डायनामिक्स के अंदर आ जाएं और बात एग्जैक्ट पेन पॉइंट करके ऑडियंस को मिल जाए और हम कस्टमर के शूज़ में जाके देखना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है मार्केटिंग हो जाएगी। क्या बात पहुंचानी है और सामने वाले ने सुननी है। अगर वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी बैठा हुआ ही नहीं है या वो एकदम कैंसिलेशन के ऊपर है, तो फिर तो बात करना ही फजूल हो गया। दिस इज़ नॉट माई राइट ऑडियंस। जो वो सुनना चाहते हैं वही हाँ, उसके बाद मेरा ख्याल है मार्केटिंग के अंदर ना एक और प्रॉब्लम जो जनरली फेस किया जाता है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा फाउंडर्स का प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं यार मुझे ना ये वीडियो पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई भाई? इस वीडियो में ना ये नहीं है भाई, हर जगह प्रोडक्ट नहीं दिखाना। आपने लोगों को इंगेज करने के पर्सपेक्टिव भी देखना है और आपने ये देखना है भाई अगर प्रोडक्ट दिखाना है तो ये फ़नल के कौन से हिस्से के अंदर है।
एक नए बंदे को ये जो पूरी कन्वर्सेशन मैंने की है, यही कन्वर्सेशन ये इन्होंने एग्जांपल ली थी, एक मस्जिद के बाहर खड़े हो जाओ, पम्फलेट लो और अपनी सर्विसेज बताना शुरू कर दो, लोगों को नहीं समझ आएगी। एज़ कम्पेयर टू तुम उसको एजुकेट कर दो, और एजुकेट करने के बाद उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने टॉप के अंदर सिर्फ एजुकेट ही करना। अगर वो आपसे दोबारा बात करेगा, वो आपके मिडल में आना शुरू हो गया, वो दोबारा इंगेज करेगा, या तो वो कस्टमर बन जाएगा, येस और नो बन जाएगा, या अगर नहीं करेगा तो आपसे कहेगा अच्छा मैं फिजिकल मीटिंग करना आया था, तो अब वो आपके बॉटम में आना शुरू हो गया। वो बॉटम में आ गए तो फिर वो आपका कस्टमर बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये फनल भी सही बन हमें जाएगा। ब्रेक लेनी है। ओके, तो अभी हम कुछ टाइम पर, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट आपने दिमाग में रखना। तो मैं उसको ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ कि कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने कहा कि भाई आपकी जितनी भी नॉलेज है ना, जो आपने बताई भी है लोगों को, मार्केटिंग क्या है, कैसे करते हैं, समझ में सब आती है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम खुद फेल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है नॉलेज का और एक्सपीरियंस का। इसमें एक बड़ी बेहतरीन मुझे एक रील मिली थी कुछ टाइम पहले, तो मुझे उसमें वर्ड्स दे दिए। वो क्या था? वो ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं। आप गैस करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? मेरे हिसाब से तो नॉलेज मतलब जो आपके पास इल्म, आपके एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, लेकिन आपके पास उस चीज़ के बारे इल्म है। इल्म तो उसमें जो उस रील थी उसमें कितना मज़ेदार बात है। नॉलेज इज नोइंग दैट टोमेटो इज अ फ्रूट, ठीक है। विजडम इज नोइंग दैट यू डोंट हैव टू पुट इन फ्रूट सैलेड, ठीक है। तो टमाटर फ्रूट है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे देख के कि भाई ये फ्रूट सैलेड में टमाटर नहीं जा रहा, बिल्कुल। तो आप भी नहीं डालेंगे। और अगर कोई डाल देगा तो बोलेंगे किस पागल ने डाल दिया। हाँ, तो इसी तरीके से नॉलेज होती है कि आपको समझ आ गया व्हाट इज मार्केटिंग, लेकिन कहाँ पर कौन सी चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करनी है ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, या उन लोगों के साथ बैठ के उठ के आएगा कि जो लोग आपको सही तरीके से डायरेक्शन में लेके जाएं, वही बातों से। तो विजडम आपकी इस्टेब्लिश तब होनी शुरू होती है, एक्सपीरियंस है। तो नॉलेज एक तरफ ठीक है, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। वो फिर आप टमाटर है, वो आप बोलेंगे फ्रूट सैलेड, तो यार टमाटर भी फ्रूट ही है, डाल देते हैं इसको फ्रूट सैलेड, टमाटर भी सही। तो नहीं होगी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज जो आपको मिल रही है, और अगर आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो बस वो आपके पास सिर्फ नॉलेज के हद तक सिर्फ क्लटर्ड नॉलेज है, और ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जो आपको पता ही नहीं हो कि मैंने कहाँ पर कैसे इसको अप्लाई करनी है, या आपने कभी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया, तो ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे याद है तो मैं डिस्कशन करूँ। अच्छा उसामा भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि आप दी उसामा खान हैं। हाँ, अच्छा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ना आपके पास कोई ऑडियंस है, ना आपके पास कोई टीम है, ना आपके पास कोई पैसा है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो अभी आप ऐसी कौन सी चीज़ करेंगे या ऐसी कौन सी चीज़ पे फोकस करें कि आप आज उसामा खान बने? नॉलेज भी नहीं है, ये नॉलेज है, नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज है। तो मैं गैरी वी की बात को फॉलो करूँगा कि मैं, अगर मेरे अंदर अभी भी मार्केटिंग का पैशन है, तो मैं इसी पैशन को सामने रखूँगा और इसी तरीके से पूरी जर्नी को, क्योंकि मेरे पास अब नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत चीज़ें बहुत आसानी से बिल्ड कर लूँगा, क्योंकि नॉलेज मेरे पास है। तो ठीक है, मेरे पास ऑडियंस चली गई, कुछ चली गई, लेकिन मैं अब दोबारा से उन्हीं ऑडियंस को समझा सकता हूँ कि मेरे पास क्या नॉलेज है और मैं क्यों दूसरे से बेटर आदमी, या मेरी जो फंडामेंटल्स हैं या जो मेरा समझने का तरीका है मार्केटिंग, वो क्या है। तो अगर वो ठीक होगी और वो लॉजिकल होगी, तो जो लोग दिमाग रखते होंगे तो वो मेरी बात को समझना शुरू कर देंगे कि भाई टूल में और नॉलेज में क्या फ़र्क है। तो मैं तो वही करूँगा कि मैं लोगों से भी बोलूँगा कि पैशन को फॉलो करें। अपना पैशन फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैशन फ्यूल है आपका, आपकी गाड़ी नहीं हिल सकती फ्यूल के बगैर। तो आप एक बिज़नेस करते हैं तो उसके अंदर वो पैशन एज अ फ्यूल होती है जो आपकी गाड़ी को थोड़ा आगे लेके जाती है, जो आपको जहाँ आपको पहुँचना, और जितना ज़्यादा पैशन होगा आपके अंदर उतनी ज़्यादा देर तक गाड़ी चला पाएंगे आप। वरना गाड़ी आप बना लेंगे लेकिन वो खड़ी रहेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये ज़रूरी नहीं कि पैशन अगर आपके पास किसी भी चीज़ का, तो लाजमी बात है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन पैशन इतना ज़रूरी है। तो फर्स्ट आई विल आइडेंटिफाई कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है, करनी पसंद है और मेरा पैशन उसके साथ अटैच्ड है, एंड देन वो फिजिबल है इस वक्त दौर में करने की या नहीं, तो मैं उसको सामने रखूँगा। देन आई ऑलवेज इंटीग्रेट माई पैशन के, उसके अंदर पैशन है या नहीं, क्योंकि विदाउट फ्यूल मैं अपनी गाड़ी मूव नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान है, उसके पास बहुत नॉलेज है, स्किल्स भी हैं, तो उसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे नहीं काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे इजी वे आउट है। अपनी जितनी ज़्यादा वो नॉलेज नहीं करना बाकी चाहिए। करना चाहिए। हाँ। चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि पर्सनल ब्रांडिंग उसकी सोशल मीडिया पे ही हो। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग और ग्रूमिंग और लाइक सेटिंग्स, अगर वो लोगों के साथ भी बैठ रहा है तो वो अपनी नॉलेज और चीज़ें अपनी सारी सामने, तो मुझे लगता है वहाँ से भी उसकी ऑडियंस बनना नहीं शुरू नहीं, हो आज के जाएगी। आज के दौर में Yes. अगर आप सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करो तो नहीं हो सकती। और पर्सनल ब्रांडिंग ये नहीं होती कि आप हर जगह होने चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग ये होनी चाहिए कि कि आपकी आप ऑडियंस कहाँ पर है? भले हर जगह ना हो, लेकिन आप सही बात कर रहे हैं, सही जगह और सही बात। सही जगह और अपनी सही बात knowledge करें। आगे जब आप सही जगह और सही बात करेंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे हो उस जाएंगे, उस yes. पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनल अपनी ब्रांडिंग बने। पर्सनालिटी बेसिकली पोर्ट्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अपनी नॉलेज सामने रखना। हाँ, कि पर्सनल मुझे ये ब्रांडिंग चीज़ नहीं बस आती मैं है। हर जगह होना हाँ। चाहिए और नाच भी रहा हूँ तो मैं सबके सामने नाचूँ, और मैं कुछ और काम भी कर रहा हूँ तो किसी और काम के सबके सामने करूँ। सही वक्त पे सही बात और सही जगह। अच्छा, इसी से मुझे एक चीज़, एक को मेरे माइंड में एक चीज़ और आ रही है। आपने ये जब पैशन की बात की कि आप अंदर, इंसान के अंदर उस चीज़ के बारे में पैशन होना चाहिए, तो वो तब करना चाहिए। तो लेट सपोज़ मैं आपको एक इस तरह मैं वो करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास, मतलब आपके पास एक बिज़नेस आइडिया आ रहा है आपके माइंड में, तो आप उसमें इन दो चीज़ों में से किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? मतलब आपको पैशन भी है और आप उसको नंबर की उस पर भी बेस पे देखना चाहते हैं कि आपने इसको पैशन के उस पर देखना है या नंबर की बेस पे देखना है? क्योंकि पैशन पे देखेंगे तो वो मतलब उस चीज़ की अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, उस चीज़ पे मतलब अगर वो उस पर काम नहीं हो रहा, और नंबर्स पे देखेंगे तो उसकी मतलब हम डिमांड है उसकी। मतलब और एक तरफ ग्रोथ है और दूसरी तरफ अडेप्टेबिलिटी का मसला, ये वाली बात। लेकिन दोनों में पैशन जरूर है। तो कुछ होमवर्क आपका होना चाहिए। रियलिटी फैंटेसी में इंसान को नहीं रहना चाहिए कि बस पैशन ही है तो मैं कर ही लूँगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रियलिटी कुछ सामने होनी चाहिए, यानी कुछ नंबर्स गेम वो टेंटेटिवली कर ले। ये नहीं कि एक माचिस की तीली भी आएगी तो मैं पहले लिख लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक जर्नल वे ऑफ जो तरीका होता है बिज़नेस को प्लान करने का कि भाई इतने पैसे मेरी इन्वेंट्री में जाएंगे, इतने मार्केटिंग में जाएंगे, इतने फलाना जाएंगे, तो मोटा मोटा लिख के, और ये पैसे मेरे पास हैं या नहीं है तो मुझे कैसे अरेंज करना है ताकि आपका दिमाग हो। एंड देन आप सी कि आपके अंदर ये पैशन है कि आप ये काम करना चाहते हैं नहीं। यानी अगर आपके अंदर ई-कॉमर्स करने का पैशन नहीं है और आप सिर्फ दूसरों को देख के कर रहे हैं तो इवेंचुअली यू विल लूज। और रिस्क एपेटाइट भी तो होनी चाहिए। हाँ, वो हो ही नहीं सकता अगर पैशन नहीं है तो। रिस्क आपको, जब आप फेल हो जाएंगे तो वो सिर्फ पैशन ही होगा जो आपको दोबारा से खड़ा करके चलने में दोबारा मजबूर कर देगा, पैशन होगा वो। तो पहले नंबर गेम होना चाहिए, बेसिक नंबर गेम, एंड देन उसके बाद भी अगर कहीं वीकनेस हो तो मैं जो करता हूँ वो करता हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन पे जाता हूँ, अंदर से क्या आ रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर मेरा माइंडसेट अलग, जो मेरे उस्ताद हैं मेरी ज़िंदगी में या जिन लोगों को मैं कंज्यूम करता हूँ, गैरी भी बोलते हैं जितना आप, जैसा आप कंज्यूम करते हैं वही आप बन जाते हैं। तो मैंने जिन लोगों को कंज्यूम किया है वो मुझे कहते हैं कि आइदर यू लर्न और आइदर यू विन। ठीक है, अगर आप नहीं सक्सेसफुल हुए तो आपने एक चीज़ सीख ली कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता मैं, और फिर मैं कुछ और करूँगा, तो खसारे में वो कहीं भी नहीं है। और फेलियर एक, मेरे हिसाब से जो मैं कहता हूँ कि फेलियर को लोग अपोजिट लेते हैं सक्सेस का। फॉर मी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप। फेल हुए बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते, चाहे वो छोटा सा फेलियर हो सकता है, वो बहुत बड़ा फेलियर हो जाए। तो फेलियर आपके स्टेपिंग स्टोन बनते हैं टुवर्ड द सक्सेस। तो ये आप माइंडसेट लेके और ये कुछ बेसिक रियलिटी को सामने रख के और इंट्यूशन को सामने रख, इंट्यूशन के भरोसा करके और पैशन को अलाइन करके अगर आप चलते हैं तो फिर आप, हाई पॉसिबिलिटी है कि आप आज नहीं कल नहीं परसों वो हम पहुँच कर लेंगे जो आपको करना है। जैसे ई-कॉमर्स में स्टार्ट हुआ था तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने शुरू हो गई कि मैंने कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं, यहाँ तक मैं नहीं पहुँचा, मैं पहुँच जाऊँगा।
अच्छा, इससे एक चीज़ मैं और अपनी नॉलेज के लिए करना चाहता हूँ कि जैसे क्लैरिटी होनी फर्स्ट स्टेप से ही ज़रूरी है कि मतलब आपने काम पहुँचने, या नहीं आपको मतलब वो रास्ते पे मतलब जिस तरह निकल जाते हैं तो आपको नहीं फाइनल मुझे सखियासन जाना है, मैं आज तक नहीं गया, या बहरिया टाउन जाना है मुझे, हो सकता है मैं आज तक नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बहरिया टाउन जाना है। ठीक है, डेस्टिनेशन बता दो। अब रास्ता है कौन सा है, कितना ट्रैफिक जाम है, रोड टूटा हुआ है नहीं टूटा हुआ, बीच में बारिश मुझे मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये नहीं पता मुझे। तो गाड़ी निकाल ज़रा निकलो रोड पे तो पता लगेगा कि क्या है। लेकिन जब फैसला कर लिया बैरियर टाउन पहुँचना है तो फिर गाड़ी का पंचर भी होगा तो मैं उतरूँगा, पंचर लगाऊंगा गाड़ी और फिर पहुँचूँगा। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाइक में बैठ के जाऊँगा, किसी को कॉल करके बुलाऊँगा, किसी की हेल्प लूँगा कि यार पेट्रोल डाल दे गाड़ी में। गोल सेट हो तो रास्ते हाँ, गोल सेट क्लियर होना चाहिए आपका कि ऑप्टिमल पॉइंट आपका क्या कहाँ पर है, है? जहाँ आपने पहुंचना। और अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल टास्क नहीं, तो दूसरों को समझाना कुल बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास खुद बड़ा नहीं होता है कि मैंने कहाँ पहुँचना है, आपको अंदर से पता होगा कहाँ जाना है, बस रास्ता आपको चलते चलते मिल जाएगा। रास्ता कब समटाइम क्रिएट करना पड़ जाए। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई एक किसी को न्यूज़ बिज़नेस स्टार्ट करना हो, कोई जैसे ई कॉमर्स कंसल्टेंसी के लिए आए, तो कोई आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि किस नीच पे उसको स्टार्ट लेना चाहिए? सबसे पहले उसको समझना चाहिए बिजनेस बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली कोई अपना माइंड सेट करके आता है कि उसका एक शौक होता है, पैशन होता है कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे उसके साथ समझना ही है कि बिजनेस इज वेरी टफ। ये चीज़ वो क्लियर 9 to 5 इज इजी, बिजनेस इज टफ, ये सबसे पहले समझे। जो 9 to 5 करते हैं, आई थिंक वो ये कहते हैं कि 9 to 5 इजी नहीं है, हमारी रूटीन ये वही वाली बात है, मेरे पास आईफोन नहीं है तो मुझे आईफोन चाहिए, जिस दिन आईफोन आ जाएगा उस दिन आप बेड पे फेंकेंगे। वो तो कुछ भी आ जाए तो वो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गोल तो हो जाता सबसे है। पहला स्टेप बिजनेस करने का कि आपको पहले समझना है, क्योंकि बिजनेस को फैसिनेट किया हुआ हाँ, बड़ी गाड़ी लेमरगिनी होगी। मर्सिडीज इनसे। बिजनेस इज टफ, इट्स 24/7, इट्स नॉट 9 to 5, इट्स 24/7। जो कहते हैं ना 9 to 5 से आज़ादी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। अब आप 24/7 के कैदी में बन रहे हैं। अब आप इट्स 24/7, नो फैमिली टाइम, नो मी टाइम, नो शादी ब्याह, नो फजूल पार्टीज। लेकिन लोग इस तरह कहते हैं कि ये जो है अपना बिजनेस हो तो ना सब कुछ हो सकता है, उन्होंने गाड़ी खुद भी नहीं होगी, किया था, घर भी होगी, उन्होंने खुद नहीं किया था बिजनेस, उन्होंने खुद नहीं किया था बिजनेस, या उन्होंने वो लोग होते हैं, या उन्होंने खुद नहीं किया होता बिजनेस, या ये वो लोग होते हैं जो आपको क्लियर मंजन बेहतर होते हैं और आप उनके ख्वाबों ख्यालों के अंदर दुनिया के अंदर चले जाते हैं और आपसे पैसा बनाते हैं और आप कुछ नहीं बना सकते। एट इनिशियल लेवल तो कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिजनेस इज़ हार्ड, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप कमज़ोर दिमाग के या कमज़ोर आपके असाब कमज़ोर हैं तो आप बिज़नेस को आपको करना ही चाहिए। आसान है, 9 to 5 इज़ वेरी इजी और उसमें भी पैसे बनते हैं। आई नो मैनी पीपल, मिलियन सैलरीज हैं उनकी, लेकिन मिलियन। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ना अपना बिजनेस होगा तो सब कुछ होता है इंसान के पास, 9 to 5 जॉब से बाहर आ जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे मैं होते आपको हैं। मिलवा सकता हूँ ऐसे लोगों से। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड अभी कुछ चीज़ दिखा भी सकता हूँ कि मेरे पास लोग हैं जिनके पास पता नहीं क्या, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके पास कितना पैसा है और नौकरी की है उन्होंने पूरी ज़िंदगी। और ये नहीं कि मैं कोई दुबई की एग्जांपल दूंगा, ये भी पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगा। नौकरी करते हैं, ज़िंदगी भर नौकरी की, आज तक बिजनेस नहीं किया। और ये भी नहीं कि बाप की दौलत थी, खुद ही बनाई है पैसों से, यहीं से पाकिस्तान से बनाई है, नौकरी से बनाई है। तो बिजनेस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। फर्स्ट अगर आप इस तैयार हैं इसके लिए कि फैमिली टाइम ओके, आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग दैट, ठीक है। अब मैं फैमिली गैदरिंग ओके, आई कैन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। मी टाइम ओके, मुझे नहीं चाहिए। फैंटास्टिक 4 अगर मुझे मूवी लगी हुई है तो मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फलां चीज़ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। मैं इस वक्त 10 लाख रुपए महीना 5 लाख रुपए मेरी महीने की सैलरी है, तो मैं 50,000 रुपये गुजारा कर सकता हूँ और अगले 5 साल तक करना पड़ेगा शायद, ठीक है। अगर इफ़ यू आर मेंटली रेडी, ये पहला स्टेप। फिर आप कहते हैं ओके आई एम रेडी, अब मैं बताओ क्या करना है। ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप ये है, जब आप बिज़नेस करने निकलते हैं तो फिर आपको ये क्लियर है कि ये तो मुश्किल रास्ता है, तो फिर आपको नीश ढूंढना, या इसे ढूंढने से ये फजूल बात है कि इस वक्त पोटेंशियल कहाँ पर है। आपको ढूंढनी है प्रॉब्लम जिस दिन आपको मिल गई, अब आपने उसका ढूंढना है सोल्यूशन। प्रॉब्लम, हम दुनिया की सबसे प्रॉब्लमेटिक कंट्री पाकिस्तान में रहते हैं,
तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इज़ क्वाइट ईजी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो प्रॉब्लम ढूंढ ली, अब नाउ यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. आपको सोल्यूशन मिल गया इन टर्म ऑफ अ प्रोडक्ट या इन टर्म ऑफ अ सर्विस. तो जब आपने उस सोल्यूशन को मार्केट किया और उससे एवज में कुछ पैसे चार्ज किए, बिजनेस बन गया आपका. सही, बजाय इसके कि हम ये चीज़ सोचें कि हम किस चीज़ को बेच सकते हैं या हाँ, हमारे लिए क्या है, हमें हाँ. लोगों की प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि लोगों की हम किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बस प्रॉब्लम आपने ढूंढनी, उसको सॉल्व करना है और उस सॉल्यूशन के एवज में कुछ पैसे लेने. दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप इन अ वेरी सिंपल वर्ड. सही. अभी आपने 9 to 5 की बात की, तो जैसे 9 to 5 लोग करते हैं तो एक ही चीज़ से बहुत अपनी ही जॉब से जो है बहुत ज़्यादा वो स्टक हो जाते हैं, मतलब कि हम मतलब हमारी तो डेली रूटीन हो गई है या हम इससे बाहर ही नहीं आते. तो आप उनके लिए क्या वो कहेंगे कि अपनी रूटीन को किस तरह सेट करें? लाइक एक ही जॉब से इंसान बोर हो जाता है, तो क्या चीज़ किस तरह हम नई क्रिएटिव. बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने मतलब का काम नहीं कर पा रहा है. वो हो सकता है कुछ लोगों को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ कि वो मजबूरी में कर रहे होते हैं वो काम जो नहीं करना चाहते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो सिर्फ पैसों के लिए भाग रहे हैं कि मार्केटिंग में आजकल ना नौकरी में बड़ा पैसा है तो मार्केटिंग कर लेते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप थोड़ा आपको लगता है इंटरेस्ट है आपका अगर है तो बोर नहीं होंगे फिर आप. इंटरेस्ट से ज़्यादा ना लोग अब एक देखें दूसरे अब को देख कितनी के कितनी अजीब सी बात है. 9 to 5 में अगर कर रहा हूँ तो मैं स्विच कर सकता हूँ ईजी मेरे लिए. एक ऑफिस मैंने बनाया और मैं गया, उसके अंदर एक कल्चर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ओके रिज़ाइन लीव, लेट्स फाइंड अनदर कंपनी. वहाँ पे मैं गया, वहाँ समझ में नहीं आया, ओके देन रिज़ाइन लीव, एक नई कंपनी. ओके अब पाकिस्तानी समझ में नहीं आ रहा, बाहर चले जाते हैं. ईजी बिजनेस हमने बना लिया, बंद नहीं कर सकती वहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्टेड. अब वही कुछ लगा हुआ. तो 9 to 5 वाले जो कहते हैं बोर हो रहे हैं एक जॉब करते हुए, तो उनसे अभी बात करेंगे आप बिजनेस कर रहे हैं तो अब नाउ इट्स अ 10 years कमिटमेंट. व्हाट इफ यू गेट बोर्ड इन अ मंथ, फिर क्या करेंगे? आप बिजनेस बंद कर देंगे. एग्जैक्टली ये है कि लेकिन जो लोग नहीं कर रहे होते ना उनके दिमाग में ये होता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, बिज़नेस से पैसा, एक होता है कि पैसा जो बिज़नेस कर रहा है वो पैसा बनाने वो वाली फैसिनेट किया हुआ है, वो सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने उसको फैसिनेट किया हुआ है कि बिजनेस में बहुत पैसे बनेंगे. बनते भी हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बिजनेस उसमें टाइम लगता है. वो जिंदगी लग जाती है, टाइम नहीं लग जाता, जिंदगी लग जाती है. इट्स बिन 14 years, 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए. और कोई लोग बहुत लकी होते हैं, और लकी भी मैं वर्ड यूज़ नहीं करता, कुछ लोग क्रैक कर लेते हैं बहुत जल्दी और वो विद इन 2-3 years वो मिलियनर बन जाते हैं. तो वो तो एक अलग वंस इन अ ब्लू मून है, लेकिन एज अ मैक्रो में आप देखेंगे कि बिजनेस वो बहुत मुश्किल है. 9 to 5 नहीं है. अब अच्छा, बिजनेस की बड़ी मशहूर कहावत है कि यार बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको कोई बॉस नहीं है. भाई 1000 बॉसेस हैं आपके, अब X number of customers, X number of bosses, X number of clients if you are in service business, X number of bosses. तो ये तो फजूल बात है कि मेरा कोई बॉस नहीं, मुझे किसी को जवाब नहीं देना. आपको अपने कस्टमर्स को जवाब देना है और आपको अपने क्लाइंट्स को जवाब देना है और हर किसी को समझना भी है. और दूसरी बात ये कि अब आपके एम्प्लॉयज़ हैं. पहले तो आप अपना काम करने आते थे, कहते थे यार ये तो मेरे साथ बंदा काम कर रहा है, ठीक है मेरी सिंपैथी इसके साथ है, लेकिन मेरी कोई लेन देन नहीं है इससे. जो बिजनेस ओनर है उसको लेना देना है उससे, तो उसकी जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है. तो जो आप स्केप हो रहे हैं ना 9 to 5 से, ये सोच के कि वो आसान काम, वो मुश्किल काम है इससे. तो इफ़ यू आर रेडी, मैं डरा नहीं रही, रियलिटी है. इफ़ यू आर रेडी, फिर आप बोलो ओके मुझे बिजनेस करना. हाँ, इस चीज़ से लोगों को एजुकेट होना चाहिए. जो लोग ये कहते हैं कि 9 to 5 टफ़ है या बिज़नेस ईजी है या जो भी, तो ये है कि आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों के, उनको एजुकेट नहीं हुए हैं. तो इसलिए जो है वो सोशल मीडिया देख के और सारी चीज़ें देख के ये चीज़ें डिस्कस करते हैं. यही मसला है, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एजुकेट कर दूँगा. अभी भी गालियाँ पड़ेंगी, आप देख लेना. ये रील काट के लगाओ, नीचे देखना गालियाँ पड़ी होंगी. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अच्छा लगा आप लोग आए. तो अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बैठक का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एक फॉर्म नीचे अटैच है, आप लोग फॉर्म के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, आपसे टीम रब्ता करेगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक के अंदर आपको लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जज़ाकल्लाह.